नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत एट 7 में बात करेंगे उत्तर से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत के हर राज्य की बात करेंगे। देश के कोने कोने की खबर आपको दिखाएंगे भारत एट 7 में। लेकिन सबसे पहले भारत एट 7 में हेडलाइंस। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 में 6.3 से 6.8% के बीच वृद्धि दर रहने का अनुमान। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद के साथ निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। विकसित भारत के निर्माण को बताया देश का लक्ष्य। कहा तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा है काम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लगातार 8वीं बार पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट। विकसित भारत के रोड मैप पर रहेगा फोकस। दिल्ली के चुनावी रण में गरजे पीएम मोदी। आपदा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आपदा सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आप के 7 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी पर उठा बवाल। राष्ट्रपति भवन ने कहा ऐसी टिप्पणियां अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री ने भी आदिवासी भाई बहनों का बताया अपमान। तो भारत एट 7 में सबसे पहले बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ मेले में लगातार श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं। न केवल भारत से बल्कि अन्य देशों से भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं। और तमाम लोगों ने बताया है कि वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि उन्हें यहां आने का मौका मिला है। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर पूरे देश भर में उत्साह। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का लगा है तांता। भारतीय आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रभाव। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आध्यात्मिकता में समर्पण और नए जीवन की शुरुआत। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक ऊर्जा का कर रहे हैं अनुभव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोगों का हुजूम संगम तट की ओर बढ़ता चला आ रहा है। महाकुंभ मेले में भारतीय आध्यात्मिकता का आकर्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। विदेशों से आए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। And still, it's so peaceful. The crowd is super big and super huge. I don't like it because I love it. I feel very special and honored to be here because it's a very special place and very special occasion. I don't call myself a Hindu, but I believe there's a lot of truth in the Hindu culture, and I believe it's connected to the spiritual world. भारत के कोने कोने से संगम नगरी में पवित्र स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालु भी महाकुंभ की व्यवस्था से काफी ज्यादा खुश हैं। देखो ये व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जनता को भी व्यवस्था बनाना कर चलिए, जनता भी बढ़िया से चले। ये 18 ओरे में जो घुसते हैं ये न घुसे, इसी से भगदड़ होता है। हमको संतों के यहाँ बहुत हजारों संतों के दर्शन करने को मिले। हमने 7 बार स्नान किया माँ गंगा जी में और इतनी सुपर इतनी व्यवस्थित कार्यक्रम है ये महाकुंभ। जन्म जन्म के पुण्य फले तो महाकुंभ चले। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। पवित्र संगम में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु धर्मनगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए परिसर खोल दिया है। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास के विद्यार्थियों की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी अपील की है कि स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ न जुटाएं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
हमारे यहाँ प्रयागराज के धरती के श्रद्धालु आए हैं, उनकी सहयोग करने के लिए यहाँ के सभी छात्र और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलवाई गई, हॉस्टल में हर जगह खुलवाया गया। लोगों को क्योंकि दिक्कत न हो, आराम से अपने घर जाएं स्नान करके। लगभग 30,000 लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में रुके थे, जिनको रात भर रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने पूरी तरह निराधार बताया है। डीएम ने कहा है कि अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के भी निर्देश हैं। इसी के साथ 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में डाइवर्जन स्कीम लागू रहेगी। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। यह अंतिम और तीसरा अमृत स्नान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात होगी नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। कांकेर जिले की पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 32 लाख रुपए के 7 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन को लगा बड़ा झटका। डीवीसीएम मेंबर समेत 7 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सभी नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का था इनाम। नक्सलियों ने कांकेर के डीआईजी और एसएसपी के सामने किया सरेंडर। उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट, परतापुर और गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय थे सभी नक्सली। कांकेर में लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान। नक्सली खून खराबा छोड़कर समाज में वापस लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर बस्तर और कांकेर जिले में 32 लाख के 7 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में डीवीसीएम मेंबर ममता भी शामिल हैं, जो कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रह चुकी हैं। साल 2025 में जनवरी महीने में अब तक कांकेर में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांकेर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IKLA सेला और डीआईजी अमित तुकाराम कामले के सामने 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कांकेर डीआईजी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन के अंतर्गत परतापुर, रावघाट एरिया कमेटी, गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय 7 सीनियर डीवीसीएम इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 7 माओइस्ट कैडर्स ने समर्पण किया है। पिछले ये 1 महीने के अंदर में ये 18 समर्पण हुए थे। इन 7 समर्पण जो किए हैं नक्सली, इनके ऊपर में 32 लाख रुपए का इनाम घोषित है और पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को 25-25 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और उसके बाद में जो पुनर्वास नीति के अंदर में जो सहायता रहती है उसको कार्यान्वित किया जाएगा। कांकेर में सरेंडर किए 7 नक्सलियों पर 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें से 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। 1 नक्सली पर 5 लाख और 3 नक्सली सदस्यों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। शासन की पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को तत्काल 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कांकेर में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। समय समय पर जिले में मुठभेड़ भी हो रहे हैं। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में घर वापसी अभियान और पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। इसे बस्तर में लोन बराटू अभियान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं। पिछले 1 वर्ष में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 200 से ज्यादा नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर किया है और 900 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। महेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे एनीमिया मुक्त भारत की। इन दिनों हरियाणा का नूंह सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहां चलाया जा रहा है एनीमिया मुक्त भारत अभियान।
हरियाणा के नूह जिले के कंवरसिका गांव में लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक बनाने के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह है हरियाणा के नूह जिले में इंड्री खंड का कंवरसिका गांव। ये ग्रामीण किसी योजना का लाभ उठाने नहीं आए हैं, बल्कि आए हैं तो स्वेच्छा से अपने स्वास्थ्य की जांच कराने। जी हां, एनीमिया मुक्त भारत के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS ने इरकॉन DHHL की CSR पहल के तहत नूह जिले में एनीमिया की रोकथाम के लिए व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। Our CSR partner Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan is organizing free health camps to address the issue of anemia in the aspirational district Nuh, Haryana. This initiative is in keeping with the mission of Anemia Mukt Bharat. Under this project, a health camp is launched in Kawarsika village on 31st January 25 to identify the potential anemic cases and provide treatment accordingly. दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड इरकॉन की CSR पहल के तहत बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ये निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एनीमिया मुक्त भारत के मिशन के अनुरूप था। मुझे अच्छा लगा यहाँ जो हम जन आरोग्य केंद्र में अपना कैंप लगा रखा है बिस्नौली संस्था के तहत, ये एक अच्छा सा काम कर रहे हैं। हम इसमें ना रैंडमली BP भी देख रहे हैं और शुगर भी देख रहे हैं, अनीमिया के लिए ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। इट्स गुड। और अच्छे से बीच में यह है कि मेडिसिन साथ दे रहे हैं और एक अच्छा सा साथ तो ये होगा कि इसमें यदि हम टाइमली पेशेंट को एक डायग्नोसिस कर पाएँ और डायग्नोसिस उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो इट्स गुड कि जल्दी ही से पता लग जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, मतलब जल्दी पता लग जाए तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा पेशेंट। ये शिविर एनीमिया की व्यापकता को रोकने और नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निर्धारित 15 शिविरों में से पहला शिविर है। आज यहाँ पे निःशुल्क डॉक्टरी जांच, टेस्ट और दवाइयों का वितरण हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंवरसिका और आसपास के गांव से लगभग 1000 व्यक्तियों की जांच हुई है और उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं। और यही नहीं, जिनको एनीमिया ग्रस्त पाया गया उनको डॉक्टरों ने 1 महीने के लिए प्रोटीन और मल्टीविटामिन मुहैया कराए हैं। चूंकि एनीमिया यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है, खासकर महिलाओं और बच्चों में, ये शिविर कंवरसिका गांव के लोगों और उसके आसपास स्थानीय समुदाय के बीच स्वास्थ्य, पोषण और प्रतिरक्षा में सुधार करने में काफी मदद करेगा। डॉक्टर आए पड़े हैं, जो दवाई मिल रही है यहाँ पे जनता के लिए फायदा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी दवाई मिले कैंप में। हमारे गांव में सुविधा बहुत अच्छी आई है, यहाँ पर दवा दी जाती है हर तरह की, BP, शुगर, बुखार, खांसी, जुकाम, सबके लिए अच्छी दवा फायदेमंद है। सब ले जाते हैं सर, फ्री दवा मिलती है। जागरूक हो पा रहे हैं, काफ़ी जागरूक हो रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा। एनीमिया मुक्त हो जाएगा भारत, हुआ नहीं हो जाएगा। और यहाँ भी सब चीज़ की दवाई फ्री मिलती है। चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम ने कंवरसिका में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच की। सामान्य स्वास्थ्य जाँच के साथ ब्लड टेस्ट किया गया और BP और ऑक्सीजन स्तर की जाँच की गई। लाभार्थियों के बीच दवाओं के अलावा पोषण किट और प्रतिरक्षा बूस्टर पैक वितरित किए गए। गिरीश निशाना, DD न्यूज, नूह, हरियाणा। और भारत एट 7 में आगे बढ़े, खबरें आपको और भी दिखाएं। इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे हिमाचल के आर्थिक संकट की। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के वित्तीय संकट की एक और बानगी देखने को मिली है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले राजकीय शिक्षक संघ ने पिछले साल की लंबित जो देनदारी थी उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और इस स्थिति में पेपर चेकिंग से इनकार कर दिया है। स्कूली बच्चों की परीक्षाएं सर पर हैं, लेकिन परीक्षाओं के दौरान पेपर चेक करने की ड्यूटी जिन टीचर्स की लगती है उनमें रोष बना हुआ है। वजह यह है कि पिछले साल की जो परीक्षा ड्यूटी के दौरान की जो देनदारियां हैं टीचर्स की वो अभी तक लंबित पड़ी है और इसको लेकर टीचर्स में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस वित्तीय संकट को लेकर हिमाचल सरकार को पिछले 2 साल से खरी खरी सुननी पड़ रही है, उस वित्तीय संकट की एक और बानगी शिक्षा बोर्ड में भी देखने को मिलने लगी है। सरकार पर बोर्ड की बकाया देनदारी है और बोर्ड पर राजकीय शिक्षकों की। नतीजा ये कि पिछली लंबित देनदारी का भुगतान ना होने की स्थिति में शिक्षकों ने अगली बोर्ड परीक्षाओं में पेपर चेकिंग की ड्यूटीज को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। राजकीय शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर बोर्ड ने उनकी लंबित देनदारी का भुगतान नहीं किया तो पेपर चेकिंग की ड्यूटीज का शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा खंड से बाहर के क्षेत्र में अधीक्षकों की ड्यूटी लगाने का फैसला अगर नहीं बदला गया तो इसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के तहत करीब 15,000 शिक्षकों ने बोर्ड के इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और समाधान की मांग की है। साथ ही पिछले साल परीक्षाओं में लगी शिक्षकों की ड्यूटी का लंबित भुगतान शिक्षकों को अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है, जिसे लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने चेतावनी दी है कि कई बार बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई और कई बार अपनी मांगों के बारे में बताया गया। देखिए, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे को डायरेक्टर से पैसा आ जाता है, आपका वो बोले कि आप वहाँ बैठे, आप डायरेक्टर से पैसा दिलाओ। देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हमने कुछ नहीं, हमारे को तो अपने काम से मतलब है। मीटिंग के लिए हम टाइम मांग रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें सारी बातें, ये बहुत सारी डिमांड है, वो एक एक करके टेबल टॉक पे आएगी। वहीं प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा खंड से बाहर ड्यूटी लगाने के फैसले को बदलने की शिक्षकों की मांग मान ली गई है और लंबित भुगतान को लेकर भी जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हाँ, उसको लेकर भी हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी है और सहानुभूति पूर्वक सरकार द्वारा हमारी बात सुनी भी गई है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही सरकार से फंड्स रिलीज होंगे और जैसे रिलीज होंगे तो अध्यापकों की जो देनदारियां हैं वो हम पूरी करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय स्थिति का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है क्योंकि शिक्षा बोर्ड फंड ना होने की बात कह रहा है। हालांकि सरकार और बोर्ड के बीच की इस खींचतान में शिक्षक संघ खुद को पीड़ित बता रहा है और जल्द समाधान की गुहार लगा रहा है। तो एक तरफ टीचर्स नाराजगी जता रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा बोर्ड समाधान का दावा कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच आने वाले वक्त में इस तकरार की वजह से जो परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है, जो प्रक्रिया है, उसके प्रभावित होने का डर कहीं ना कहीं लगातार सता रहा है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। और अब बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। राजस्थान विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। किस तरह से रहा है यह बजट सत्र, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा, राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश की मजबूत बुनियाद
रखी गई है और ये परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय पेपर लीक हुए थे और कई भर्ती परीक्षाओं में देरी हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर जांच की है और एसओजी ने 100 एफआईआर दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। बजट सत्र में साल 2025-26 का बजट सदन से पारित करवाया जाएगा। इस बजट सत्र में लगभग 20 से 22 बैठकें होने की संभावना है। राजस्थान का बजट 19 फरवरी को आएगा और इसके बाद 4 दिन बजट पर सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा इस सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण विधेयक और भूजल से जुड़े बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। पिछले 13 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया, महिलाओं को संबल देने का काम किया, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया और किसानों को किसान समृद्धि और उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में वृद्धि की। तो कांग्रेस के लोग इससे तिलमिला गए। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है विधानसभा में और मुझे खुशी है कि सबसे पहले सदन ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं मुकेश भाकर जी, उनके निलंबन को समाप्त किया है और वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार के पिछले बजट की काफी चर्चा रही थी। इस बार भी बजट सत्र के लिए सरकार की ओर से सदन में बड़ी तैयारी की गई है, ताकि जनता की ज्यादा से ज्यादा मांगों को बजट में शामिल किया जा सके। बजट सत्र को लेकर विपक्ष खुद को पूरी तरह तैयार बता रहा है, तो सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के साथ सत्ता पक्ष ने भी पुख्ता तैयारियां की है, जिस तथ्यात्मकता के साथ वे सदन में जाएंगे। इस सत्र में बजट पेश किया जाएगा जो राज्य के हर वर्ग और आम जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। तो ये थी बात राजस्थान के बजट सत्र की। 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा राजस्थान में। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली के सियासत की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल,
पालम से विधायक भावना गौड़ शामिल हैं। इन 5 विधायकों को आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वहीं इस्तीफा देने वाले विधायकों में विधायक नरेश यादव और विधायक पवन शर्मा और विधायक गिरीश सोनी भी शामिल हैं। और दिल्ली चुनावों में यमुना नदी को लेकर राजनीति गहराती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित वजीराबाद के यमुना घाट पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने नाकामियों को छिपाने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को स्वच्छ करने के बजाय और गंदा करने का काम किया है। पवित्र नदी में ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यहीं खड़े होकर के कहा था, यहीं खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। तो भारत@7 में बस इतना ही। आगे देखिए प्रखर श्रीवास्तव के साथ पूरा सच। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।